बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम अपनी उर्दू की किताब का सबक एक नाकाबिले फरामोश वाक़या की बुलंदख्वानी करते हैं। देखें, जब से मोटरों का ज़माना आया है घोड़े बेचकर सोने का मुहावरा ख़त्म हो गया है। कल सुन के खूब थक गए थे। ये मुसाफिर वो जो शायर हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जब से ये बाइकों का गाड़ियों का ज़माना आया है तो ये वाली कहावत तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है कि घोड़े बेचकर सोना। और एक वजह थी कि भाई ये कल बहुत ज़्यादा थक गए थे। तुर्की में घोड़े बेचे बगैर हम ऐसे बेखबर, यानी तुर्की में घोड़े बेचे बगैर हम ऐसे बेखबर सोए कि ज़मीन और आसमान किसी का होश ही ना रहा। और सुबह जब आँख खुली तो फजर की नमाज़ कज़ा हो चुकी थी और फजर की नमाज़ कज़ा हो चुकी थी और हमारा प्रोग्राम जो था उसमें तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मोटरों का ज़माना है। मोटर के ज़रिए हम कभी भी किसी वक्त भी कहीं पर भी जा सकते हैं। तो बरकत साहब के बच्चे जब इनका यहाँ से रवाना होने का टाइम आया तो बरकत साहब के बच्चे इनके जाने से बहुत ज़्यादा गमगीन थे। और सच तो ये है कि हम भी इनसे, यानी ये भी उनकी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन हम ये तो एक मुसाफिर थे, इन्हें तो जाना ही था। तो हमने बरकत साहब की बेगम की मेहमान नवाजी, इन्होंने यानी बरकत साहब की जो बेगम थी उनकी मेहमान नवाजी का और खुलूस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और बच्चों को बहुत ज़्यादा दुआएँ दी और वहाँ से चल दिए। घर से रवाना हुए तो इनकी तबीयत कुछ किसी कदर सुस्त होने लगी, यानी कि ये सुस्त होने लगे और आधे सर का दर्द उठा, इसलिए मोटर चलाना गवारा ना की। बरकत साहब खुद ही गाड़ी के स्टीयरिंग पर गाड़ी में बैठे के स्टीयरिंग पर जा बैठे। मैंने बरकत साहब के बराबर वाली सीट पर बैठा कि ताज़ा हवाओं के झोंकों से सर का दर्द जा सकता है। तो बरकत साहब के सेक्रेटरी मिस्टर उर्दगान और भाईजान पिछली सीट पर आराम से दराज हो गए, यानी कि बैठ गए। गाड़ी बहुत तेज़ी से चलने लगी। चलते चलते वो खेतों की तरफ से ऐसी ऐसी जगहों से गुजरी जहाँ से बहुत ज़्यादा हवाओं के झोंके लगे और इनके सर का दर्द चला गया। फिर जब मोटर चलते हुए काफ़ी देर हो गई और इन्होंने तकरीबन आधा रास्ता तय कर लिया तो गाड़ी एक ऐसे पुल की तरफ से गुजरी जहाँ से देखा कि दाईं तरफ खरबूजे के खेत और बेलों के बूटे लगे हुए हैं। और तबीयत, यानी जब तरबूज खरबूजे लगे हुए देखे तो इनकी तबीयत कुछ मचलने लगी, क्योंकि ये पहले भी अपने दोस्तों के साथ जाकर खरबूजे वगैरह खाया करते थे। तो इस वजह से इन्होंने, और वापसी पर बहुत ज़्यादा देर हो जाया करती और नियत भर के अपने खरबूजे वगैरह खाकर आया करते थे। तो गुजरते दिनों की बात याद को ताज़ा करते हुए मैंने गाड़ी रुकवाई, यानी कि इन्होंने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से चारों उतरे और खरबूजे जो थे वो खाने का कहा। यहाँ वहाँ पर जो मेहमान नवाज थे उनसे कहा कि भाई हम जितने भी खरबूजे खाएंगे हम आपको उसकी रकम देंगे, यानी कि उसके पैसे देंगे। लेकिन खेत वाले ने जो है मना कर दिया कि हम आपकी ये शर्त नहीं मानते हैं, क्योंकि हम अपने मेहमान से पैसे कैसे ले सकते हैं। तो हमने तकरीबन इतने खरबूजे खाए कि जो खेत वाला था उसने कहा हमारे यहाँ पर पहली बार किसी ने इतनी मिकदार में खरबूजे खाए हैं, और इन साहब को लगता था कि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा खाए हैं। दोपहर भी हो गई थी और इनका आधा रास्ता भी तय हो गया था। इन्होंने सोचा कुछ देर आराम कर ली जाए, चाय नाश्ता वगैरह कर लिया जाए, लेकिन खरबूजे खाने के बाद इनका मूड बिल्कुल भी नहीं हुआ कि कुछ भी खाएं। किसी भी चीज़ का जायका ही नहीं पता चलता, क्योंकि खरबूजे इतने मज़े के खा चुके थे ये। फिर कुछ देर आराम किया और फिर वहाँ से आधा घंटा आराम करने के बाद वहाँ से रवाना हुए। अब चूँकि इनकी तबीयत संभल चुकी थी तो इन्होंने गाड़ी का स्टीयरिंग खुद संभाल लिया। भाईजान अगली सीट पर आ गए। बरकत साहब अपने सेक्रेटरी से बातें करने के लिए पिछली सीट पर चले गए। सफ़र दोबारा शुरू किया गया। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अजीब वाक़या पेश आया। इस वाक़े ने 3-4 दिन तक मेरे असाब बेकार कर दिए, यानी कि मैं गाड़ी नहीं चला सका। अब जब भी नई वाक़या याद आता है तो वो काँप उठते हैं। हुआ ये कि कार स्टार्ट करते ही मेरी तबीयत में झुलानी आ गई, क्योंकि जब भी चिकनी और साफ़ सुथरी सड़क होती है तो वहाँ तो गाड़ी चलाने में लुत्फ़ बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो इन्हें भी, और ये बात सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो कि गाड़ी चलाने का शौक़ रखते हैं, यानी शौक़ में गाड़ी चलाते हैं। हम जो चले तो शुरू में एक पहाड़ी इलाका आया। रास्ता बड़ा बीच था। मैंने ड्राइविंग के कमालात दिखाने शुरू कर दिए। मेरा शुमार अच्छे मोटर चलाने वालों में रहा है। इन्होंने अपने दोस्तों को बताना शुरू किया कि मैं बहुत पुराना कार चलाने वाला हूँ, मुझे बहुत अच्छी चलाना आती है, मेरे हाथ से मोटर पर खराश तक नहीं आई कभी भी। और इस तरह से इन्होंने अपने दोस्तों को बताना शुरू किया। अचानक चलते चलते जो एक गाड़ी थी
फौजी ट्रक में जो आदमी था वो गाड़ी जो थी वो चलते चलते रुक गया और मेरी गाड़ी उससे टकरा गई, यानी कि इनकी गाड़ी एक बार उससे टकरा गई थी। तो मैं फुकरा से इस्तांबुल जाने वाली पहाड़ी सड़क पर 60-65 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ा चला जा रहा था, यानी कि गाड़ी को चला रहा था। रफ्तार की सुई कभी इससे भी आगे चली जाती थी। इसके बावजूद बातों का सिलसिला, यानी कि रफ्तार गाड़ी की इतनी भी तेज़ हो जाए लेकिन बातों का सिलसिला जारी ही था। बेख्याली में दाईं तरफ से बाईं तरफ आ गया। तुर्की में गाड़ी दाईं हाथ की तरफ चलाने का रिवाज है, पाकिस्तान में हम बाईं तरफ चलाते हैं। पाकिस्तान में हम बाईं तरफ चलाते हैं। हिंदुस्तान में भी यहाँ कायदा है, मैं हमेशा बाएं हाथ की तरफ ही मोटर चलाई है और मुझे इसकी आदत थी। तुर्की में सीधे हाथ की तरफ कार चलाने का कायदा मेरे जहन से उतर गया, यानी कि ये भूल गए कि भाई तुर्की में ये रिवाज है कि गाड़ी दाईं हाथ की तरफ चलानी है। और कार सीट 60-65 मील की रफ्तार से उल्टी तरफ फराटे भरने लगी, यानी कि उल्टी चलने लगी। ये इलाका बड़ा खूबसूरत था। सड़क के एक तरफ पहाड़ियाँ थी जिन पर सब्ज़ा उगा हुआ था। आसमान पर बादल थे, कभी बादलों के नकाब में से झलक दिखाने वाली सूरज की किरणें वगैरह, ये सब इनकी देखकर यानी चांदी पानी पर चांदी बिखेर दी हो। मैंने इस हसीन माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा, यानी कि वो सब जितने भी थे सब इस माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। अचानक मुझे पीछे से राइट की आवाज़ आई। ये बरकत साहब के सेक्रेटरी अर्दोगान साहब की आवाज़ थी। इस वक्त मैंने अपने सामने कोई 2 फरलांग के फासले पर सब्ज़ रंग का एक बड़ी मर्सिडीज बस आती देखी। मुझे फ़ौरन यह एहसास हुआ कि मैं गलत मोड़ पर यानी गलत साइड पर आ गया हूँ। तो इन्होंने जैसे ही सीधे हाथ की तरफ अपनी गाड़ी को किया तो सामने ट्रक वाले ने भी गाड़ी को सीधे हाथ की तरफ कर लिया। फिर इन्होंने जब उल्टे हाथ की तरफ किया तो उन्होंने भी उल्टे हाथ की तरफ कर लिया कि गाड़ी को रास्ता देने के लिए। ऐसा करते ही मोटर का रुख दोबारा दरियाए मरमरा की तरफ हो गया। मैंने कार को दरिया में गिरने से बचाया। इसकी कोशिश में मेरी कार जाने कितनी चक्कर खा चुकी थी, यानी गोल गोल घूम चुकी थी और फिर वो खुद ही सीधी होकर फराटे के साथ इस्तांबुल की तरफ रवाना हो गई। कोई कुछ ना समझ सका कि क्या हुआ, यानी कि किसी को कुछ पता ही ना चला कि हुआ ही क्या है। और फिर गाड़ी जो है वो तेज़ी से इस्तांबुल की तरफ रवाना हो गई। तकरीबन 4-5 मील चलने के बाद मैंने अपने औसान दुरुस्त किए, यानी कि मैं अपने दिमाग को ठिकाने पर लेकर आया। इस वक्त इन्होंने सोचा अब मोटर रोकनी चाहिए, यानी कि गाड़ी को अब रोकना चाहिए, क्योंकि फिर मोटर रोक ली गई। लेकिन मुझ में कार से बाहर निकलने की सकत न थी, यानी कि हिम्मत नहीं थी। पहले पिछली नशिस्त के दरवाजे खुले और दुकान साहब और बरकत साहब बाहर निकले, फिर भाईजान और फिर मैं बाहर आया। गाड़ी के हर तरफ से देखा, यानी कि गाड़ी पे कहीं भी खरोच नहीं है, सिर्फ एक खरोच थी जो कि बाल बराबर थी। और इन्होंने गाड़ी को मुरमुरा में गिरने से मुरमुरा में गिर जाती, लेकिन इन्होंने उसे बचा लिया था, बचाने की बेख्तियार कोशिश की थी। सड़क पर हदबंदी के लिए जो सफ़ेद सुतून गार्ड दिए जाते हैं, यानी कि जो सफ़ेद लिबास में जो गार्ड होते हैं वो दिए जाते हैं, इनमें से एक सुतून ने मोटर को दरिया में गिरने से रोका। ऐसे वक्त में कि मोटर सड़क से लढ़क कर दरिया में जाए, एक ज़रा सा सहारा काम कर गया, यानी कि जो सफ़ेद लिबास में जो फ़ौजी अफसर जो खड़े हुए होते हैं उन्होंने इन्हें सहारा दिया। दूसरी तरफ गहर खड्ड थे, यानी कि खड्डे थे। इनसे बचाने की कोशिश में नामालूम मैंने क्या हरकतें की। इतना ज़रूर याद है कि भाईजान घबराकर भाई 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 कह रहे थे और मोटर सड़क पर लट्टू की तरह चक्कर खा रही थी, यानी कि गोल गोल घूम रही थी और खुद ही सीधी हो गई। मेरे उल्टे हाथ की उंगलियां उतर चुकी थी और इनमें सख्त तकलीफ़ शुरू हो गई। न जाने इस दौरान मिस्टर अर्दोगान ने क्या हरकत की थी कि उनका उल्टा हाथ कोहनी तक ज़ख्मी हो चुका था और बुरी तरह खून बह रहा था। बरकत साहब का कहना था कि वो आखिर तक यही समझ रहे थे कि मैं ड्राइविंग का कोई कमाल दिखा रहा हूँ, यानी कि वो आखिर तक यही समझ रहे थे कि ड्राइविंग का कोई कमाल ही दिखा रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। ये मामला अब तक हल नहीं हुआ, यानी कि ये इनसे अभी तक हल नहीं हुआ। ये बात इनकी अभी तक समझ में नहीं कि उस दिन हुआ क्या था। और इस वाक़े के बाद मैंने मोटर चला ही नहीं सकता था, यानी कि ये वाक़या जब हुआ इसके बाद इन्होंने मोटर चला ही नहीं सकते थे, लेकिन अपनी लाज रखने के लिए किसी न किसी तरह कार को इस्तांबुल तक, यानी अपनी लाज रखने के लिए अपने आप को इन लोगों के सामने जाहिर करने के लिए कि हाँ भाई मैं अच्छा कार चला सकता हूँ, तो कार को किसी न किसी तरह से इस्तांबुल ले गए। शुक्रिया।